सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें देखिए जो दूसरा चैप्टर है उसमें 2 क्लास हमारे हो गए थे। पहला चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करा दिया था, साथ ही दूसरा चैप्टर जो है वह आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 क्लास मैंने आपको ले ली हैं और यह आपका तीसरा और लास्ट का क्लास है। अब प्रायिकता में दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती क्या है और किसी भी घटना की प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि प्रायिकता का दैनिक जीवन से क्या संबंध है, किस तरीके से दैनिक जीवन से आपके डेली लाइफ से प्रायिकता जुड़ी हुई है, यह आपको देखना है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करिएगा तो आपको सभी जो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा प्रायिकता का दैनिक जीवन से संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टू डेली लाइफ। आप एक तरीके से सोचिए, आप जैसे मौसम की जानकारी लेते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा, आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो मौसम की जानकारी कैसे निकालते, मौसम कैसा होगा यह एक घटना है और ये वह घटना कैसी होगी इसकी संभावना निकाली जाती। कल मौसम कैसे रहने की संभावना है यह वैज्ञानिक लोग अलग अलग कैलकुलेशंस के माध्यम से निकालते हैं। जैसे अभी पिछले प्रश्नों में आपने 2 एक्सपेरिमेंट देखे, एक तो सिक्के से रिलेटेड और एक पासे से रिलेटेड। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट में जितनी चीजें होती हैं, जितने फैक्टर्स मौसम को इफेक्ट करते हैं, उन सभी पे स्टडी करके संभावना निकाला जाता है। ये बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी लगते हैं। तो इस तरीके से यह मौसम वाली कैलकुलेशन होती है। और इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कई लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और इस लॉटरी की टिकट में अगर आप निकालना चाहें कि जीतने की संभावना, जैसे मान लेते हैं आप 4 दोस्तों ने लॉटरी की टिकट खरीदी तो आप 4 दोस्तों में से किसी एक की जीतने की संभावना क्या होगी यह निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो यह आप निकालने के लिए कितने लॉटरी के टिकट बिके हैं और मान लेते हैं एक ही इंसान जीतता है तो 4 इंसान आप लोगों ने खरीदा है और बटे में हो जाएगा कुल कितने लॉटरी की टिकट बिकी हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रोबेबिलिटी दे देगा और इस तरीके से कहीं ना कहीं हर एक घटना जो घट रही है आपके सामने उसके होने की कुछ ना कुछ प्रायिकता होती ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए संभावनाएं जीवन का एक अभिन्न अंग है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके होने या ना होने की संभावना होती है। कोई भी कार्य आप करने जाओगे या तो वह होगा या तो नहीं होगा। कुछ संभावनाएं होने की होंगी, कुछ संभावनाएं, मतलब सब मिला जुला करके संभावना प्रोबेबिलिटी हर तरीके से आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन के सभी कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य मुख्यतः सफलता प्राप्त करना ही होता है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि व्यक्ति उद्देश्य में सफल ही हो, वह असफल भी हो सकता है। अतः पूरा जीवन सफलताओं और असफलताओं की अनिश्चितता से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से संभावनाओं ने हर तरीके से हमको घेर रखा है दैनिक जीवन में। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 86 सीटें हैं और चयन हेतु कुल 86,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना दूसरे के समान है। एक अभ्यर्थी के चयन हेतु संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा हुई है, कंपटीशन एग्जाम है जिसमें 86 सीटें। अगर कोई उस एग्जाम को पास करता है, जो लोग उसमें चुने जाएंगे उन लोगों की संख्या कितनी है, 86 है। ठीक, अब इन 86 सीटों के लिए कुल 86,000 बच्चों ने परीक्षा दिया है।
तो अब पूछा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी के चयन होने की संभावना कितनी है। तो देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी की चयनित होने की जो संभावना है उसका संख्यात्मक मापन यहाँ पे हम कर रहे हैं। वह कितना होगा, वह होगा, देखिए सेलेक्ट होने की संख्या कितनी है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस कितनी है, मतलब उससे अनुकूल घटना कोई भी बच्चा परीक्षा दिया है तो उसके अनुकूल, उसके सेलेक्ट होने की घटना कितनी हो सकती है। 86 सीटें हैं तो 86 में से कोई एक सीट उसको मिल सकता है। और बटे में कितने लोगों ने, कितने कुल घटनाएं हैं, कितने कुल बच्चों ने परीक्षा दी है, तो 86,000। यानी कि अब 86 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1000, यानी कि 1/1000 के बराबर माना जा सकता है। यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की जो संभावना है वह 1/1000 है। यानी कि 1000 में से एक अभ्यर्थी कोई चयनित होगा। प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1/1000। तो यह प्रश्न हो गया प्रतियोगी परीक्षा में से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि कोई कंपनी 18 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 108 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदन का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई अच्छी कंपनी है जिसने जो है वह 18 लाख शेयर आमंत्रित किए हैं, उसके लिए कितने लोगों ने आवेदन कर दिया है, 108 लाख लोगों ने। तो 108 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है और शेयर कितने हैं, मात्र 18 लाख। तो अब शेयर प्राप्त करने की संभावना यह निकालने के लिए हम लोग क्या ऊपर लिखते हैं, अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं। तो देखिए अनुकूल घटना जो है वह शेयर प्राप्त करने की कितनी होगी, 18 लाख घटनाओं में से कोई एक घटना अगर आपको मिल गई तो आपको शेयर, ग्राहक को शेयर जिसने आवेदन किया उसको मिल जाएगा। और कुल कितने लोगों ने आवेदन किया है, कुल कितनी घटनाएं हैं, 108 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो अब देखिए 18 से ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 6। ठीक, सभी शून्य से सभी शून्य कट जाएंगे और 18 के नंबर 18 और 18 छक 108। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/6। इस तरीके से यहाँ पे किसी 6 में से एक आवेदक को शेयर की प्राप्ति होगी। 1/6 प्रोबेबिलिटी 1/6 का मतलब क्या है, मतलब 6 में से एक, किसी 6 लोगों में से किसी एक को जो होगा वह शेयर मिलेगा। ठीक, अब इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 से 20 संख्या तक की गोलियां रखी हुई हैं। सब गोलियां समान आकार की हैं तथा समान रंग की हैं। तब थैले में से 2 तथा 5 के गुणज की एक गोली निकलने की संभावना ज्ञात करो। अब देखिए एक थैला है जिसमें बॉल्स रखी हुई हैं और बॉल्स पे संख्या लिखी हुई है। बॉल सभी एक आकार की है, एक रंग की है, लेकिन उस पे देखिए एक थैले में 1 से 20 संख्या तक की गोलियां रखी, मतलब कि उन गोलियों पे संख्या लिखी हुई है। जैसे जो गोलियां रखी गई हैं, जो बॉल्स रखी गई हैं, उन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 20 तक मेंशन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनमें से अगर कोई गोली निकाली जा रही है तो उसके 2 तथा 5 के गुणज की एक गोली के निकलने की संभावना क्या है। अब देखिए 1 से 20 तक की संख्या में 2 के गुणज कौन कौन से होते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 20 तक की संख्या में 2 के गुणज क्या होते हैं, 2 के गुणज मतलब ऐसी संख्याएं, 2 के मल्टीपल जो 2 में प्राकृतिक संख्या का गुणा करके प्राप्त हुई। तो 2 में प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से 20 तक ये संख्याएं हो गई 2 की गुणज। अब बोला कि 2 तथा 5 के गुणज हो, तो देखिए 1 से 20 तक की संख्या में 5 के गुणज क्या है, 5 के गुणज देखिए होते हैं 5 10 15 और 20। अब
यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए इसको कि थैले में से 2 तथा 5 के गुणज की एक गोली निकलने की संभावना। अब 2 तथा 5 का अर्थ यहाँ आपको समझना होगा। मतलब यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि 2 या 5 के में से किसी एक का गुणज तो हो। ठीक है, बोला है थैले में से 2 तथा 5 के गुणज की एक गोली निकलने की संभावना ज्ञात करो। तो जो गोली निकले वह 2 तथा 5, या यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वह निकल रहा है 2 या 5 किसी एक का गुणज हो, 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो। तो हमने अलग अलग देख लिया 2 का गुणज कौन कौन सी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 20 तक, और 5 की गुणज कौन कौन सी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 20 तक। अब हम लोग देख लेते हैं 2 या 5 के गुणज की कुल संख्याएं, या 2 और 5 के जो गुणज हैं उनको एक साथ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए लिखेंगे 2 4 5 6 8 10 12 14 15, 5 का गुणज 16 18 और 20। इस तरीके से ये आ गए 2 और 5 के गुणज। अब संभावना हमको निकालना है कि 2 या 5 के गुणज निकले थैले में से, यह हमको देखना है। तो देखिए जो प्रश्न में पूछा है वह पूछ रहा है कि जब हम थैले में से एक गोली निकालें तो वह 2 या 5 का गुणज हो, इसके होने की संभावना क्या है। तो हम ऊपर लिखेंगे जो हमारे अनुकूल में घटना है और नीचे कुल घटनाएं हम लिखेंगे। तो देखिए कुल घटना तो आपको पता है कि 20 घट सकती हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक की संख्या के उसमें थैले में गोलियां हैं। अब घटना के घटित होने की संख्या, घटना के अनुकूल घटनाएं कितनी घट सकती हैं। तो देखिए अगर 1 आता है तो वह ना तो 2 का गुणज है ना 5 का गुणज है। अब 2 और 5 के गुणज कितने हैं यह हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह कुल 12 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे ऊपर अनुकूल घटनाओं में 12 हो जाएगा, कुल घटनाओं में 20 हो जाएगा, और 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 बच्चे 20, तो 3/5। जो 2 तथा 5 के गुणज में से कोई एक गोली निकलने की संभावना वह होगी 3/5। तो इस तरीके से यह डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अब एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 2 सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला गया तो यदि उनके एच यानी कि हेड दोनों पे हेड आने का, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर टेल और हेड क्रमशः देखिए उनके ये कॉम्बिनेशन आने का जो संख्या है वह 9 8 12 बार आए हों तो टेल मतलब दोनों सिक्कों पे टेल कितने बार आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को समझना यह बहुत ही आवश्यक है ऐसे प्रश्नों में। देखिए जो प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है वो पहले समझिए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, वो भी कितनी बार, 35 बार। 35 बार उछाला गया तो अलग अलग रिजल्ट्स आए होंगे और उन रिजल्ट्स को नोट किया गया होगा। ठीक, अब उस 35 बार में मान लेते पहली बार उछाला गया, तो 2 सिक्कों को जब एक बार उछाला जाता है तो आपको पता है कि 2 के घाते यानी कि 2 के घाते 2 4 घटनाएं कुल होती हैं, और इन 4 घटनाओं में से कोई एक घटना हुई होगी और उसको लिख लिया गया होगा। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे बता रहा है कि जो हेड आना है, जो हेड आता है, मतलब दोनों जगह हेड आता है, यह घटना कितनी बार घटित हुई है, 35 बार में से 9 बार। और दूसरा हेड और टेल कितनी बार आया है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, यह कितनी बार आया है, यह 8 बार आया है। ठीक, और इन्हीं 35 बार में जब सिक्का उछाला गया है तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यह 12 बार आया है, यह आपसे बोल दिया गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टेल और टेल कितनी बार आया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए, सब कुछ तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ आपको दे दिया गया है। जैसे आप समझिए कि ये 4 घटनाएं होती हैं, हेड होता है, हेड टेल होता है और टेल हेड होता है। ठीक,
और टेल टेल होता है। ये 4 घटनाएं होती हैं। अब जब पहली बार सिक्का उछाला गया होगा तो इन चारों में से कोई आया होगा और उसके आगे 1 लिख दिया गया होगा, भाई 1 बार आ गया। फिर उसके बाद दूसरी घटना जब हुई होगी तो दूसरी बार जो आया होगा उसके आगे इस तरीके से दूसरी बार में फिर 1 उसके आगे लिख दिया गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार जब हेड हेड आया होगा तो उसके आगे 2 लिख दिया गया होगा। इस तरीके से चल रहा होगा यह प्रोसेस, ठीक। अब इस प्रोसेस में आप समझिए कि इसके अलावा ये चौथे के अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। तो 3 का तो हमें पता है कि कितनी कितनी बार आया है, तो चौथे का हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कुल घटना भी पता है। कुल कितनी बार हमने सिक्का उछाला है यह भी हमको पता है। तो देखिए 2 सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, यह 4 घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे संख्या दिया गया है तो संख्या लिख लेंगे। हेड हेड आने की जो संख्या है, हेड टेल आने की जो संख्या है और टेल और हेड आने की जो संख्या है। अब देखिए सिक्कों को उछालने पर जो संख्या प्राप्त होगी, सिक्कों को उछालने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह इस तरीके से जितनी बार आया है, जैसे हेड हेड की जो संख्या है उसे हम n ऑफ HH लिखेंगे प्लस सभी को जोड़ेंगे तो यह आना चाहिए जितनी बार सिक्का उछाला है उसके बराबर, ठीक है। क्योंकि ये सभी घटनाओं को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 बराबर हो जाएगा इन सभी के। अब वैल्यूज रख दीजिए। 35 बराबर 9 धन 8 धन 12 धन n ऑफ TT। अब घटा दीजिए 35 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दीजिए 29, तो n ऑफ TT कितना आ जाएगा 6 बार, यानी कि 6 बार दोनों सिक्कों पे टेल और टेल आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए। 4 हमें पता है कि कुल कितनी घटनाएं घटी होंगी, 35 घटनाएं घटी होंगी और बाकी हमको ये पता है कि 4 घटनाएं केवल घट सकती हैं, 4 चीज केवल आ सकता है। अब 3 चीजें कितनी कितनी बार आई हैं यह हमको पता है, तो चौथी चीज तो वैसे ही निकल जाएगी बस घटा करके, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया गया है। बस लिखने का तरीका आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उन प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लोग भी पहले आंसर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और जब आप खुद से पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को कमेंट करने के बाद आप लोग को बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे आप संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो इस तरीके से संख्याएं होती हैं। यहाँ पे 8 संख्याएं लिखी गई हैं और 4 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 है 8 है, ठीक है। ये संख्याएं क्या है, 4 से भाज्य हैं, 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं। तब इसी तरीके से आप और संख्याएं लिखेंगे, 4 और संख्याएं लिखेंगे, जैसे 9 10 11 12। तो हर चौथी संख्या आप देखेंगे तो वह 4 से भाज्य मिलेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर चौथी संख्या जो है वह 4 से भाज्य है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। यानी कि कहीं पे अगर मान लेते हैं n संख्या दी गई है तो उसमें क्या होगा, n/4 जो संख्याएं होंगी वह भाज्य होंगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी वह अनुकूल घटना कितनी होगी, n/4, और कुल घटनाएं कितनी होंगी, n। तो यहाँ से निकल के आएगा अब देखिए n/1, इस 1 का गुणा ऊपर अंश में, n का गुणा 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4n, n से n कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको कितनी मिल गई, 1/4। यानी कि किसी भी संख्या के 4 से भाज्य होने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वह कितनी होगी, 1/4। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो संख्या 2, एक सिक्के के 7 पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए एक सिक्का फेंका जा रहा है, एक कॉइन की बात की जा रही है और एक पासे की बात की जा रही है, ठीक है।
एक डाइस की बात की जा रही है। अब देखिए कॉइन, जब हम लोग एक सिक्का फेंकते हैं तो उस पे हेड या तो टेल आता है, और एक डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या में से कोई संख्या आती है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए, मतलब कि एक सिक्का फेंका जा रहा है और एक पासे को फेंका जा रहा है। ठीक, तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। चित्त मतलब शीर्ष हेड, और यहाँ पे सम संख्या, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 और 6, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एक सिक्के और एक डाइस, अब जब भी आपको कहीं भी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं यह हमको सोचना होता है। यही होता है प्रतिदर्श समष्टि। मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस हम लोग निकालते हैं, मतलब कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं। पहले तो हम ये देख लें कि एक सिक्के को और एक पासे को जब फेंका जाएगा तो कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं। तो एक सिक्के को जब फेंकते हैं तो हेड आ सकता है उस पे, और टेल आ सकता है, ये हम देखते हैं। और हेड के साथ पासे पे क्या क्या आ सकता है? पासे पे 1 आ सकता है, यानी कि हेड और 1, और फिर हेड और 2, फिर हेड और 3, फिर हेड 4, हेड 5 और हेड 6। अब यहाँ छोड़िए, हम लोग एक जगह क्लीन अच्छे से लिखते हैं। एक सिक्के और एक पासे को फेंकने पर, एक सिक्के और एक पासे को फेंकने पे क्या क्या हो सकता है? तो एक सिक्के पे देखिए हम लोग मान लेते कि हेड आ रहा है, सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, और इसके साथ साथ सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे 2 आ सकता है, सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे 3 भी आ सकता है, सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे 4 भी आ सकता है, सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे 5 भी आ सकता है, और सिक्के पे हेड आ रहा है तो पासे पे 6 भी आ सकता है। ठीक है, यह आपने देख लिया। अगर सिक्के पे हम मान रहे हैं हेड आ रहा है तो पासे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसी तरह सिक्के पे अगर टेल आ रहा है तो पासे पे क्या 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब ये देखिए टोटल ये कितनी घटनाएं हैं? यह 12 घटनाएं हैं, और इनसे अलग कुछ नहीं घटेगा। ठीक है, तो यही हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। यह 12 घटनाएं घटेंगी, इसके अलावा कुछ घटना नहीं घटेगा। यह आप खुद से सोच करके देखिए, जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे सीखेंगे नहीं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे यह टोटल 12 घटनाएं। और अब आपसे बोल क्या रहा है कि चित्त आए और सम संख्या आए। चित्त यानी कि हेड, यानी कि केवल हमको इसमें देखना है, और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि केवल सम संख्या है। तो सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 और 6, यानी कि यही 3 घटनाएं हमको मिली। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3, और बटे एक सिक्के और एक पासे को फेंकने पे कुल कितनी घटनाएं घट रही हैं? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से काटिए ऊपर नीचे, 1 और 4, 1/4 यह हमको मिल जाएगा इसका प्रायिकता। चित्त और सम संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। अब देखिए यह बिल्कुल कराया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे बस संख्या 7 थी। ठीक है, यह मैंने आपको पिछले ही क्लास में कराया था। 2 पासों को एक साथ फेंकने पे अगर अंकों का योग 7 हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यह आपसे प्रश्न में पूछा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि योग अगर 8 हो तो प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो क्या होता है? 2 पासों को एक साथ जब फेंका जाता है तो 36 घटनाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, 2 पासों को जब फेंकते हैं तो ये 36 घटनाएं घटती हैं। अब इन 36 घटनाओं में से बोल रहा है कि पहले पासे और दूसरे पासे पे जो संख्या आ रही है उनका योग 8 हो, यह होने की संभावना क्या है। ठीक है, तो कुल घटनाएं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग लिखते हैं कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं तो हमें पता ही है कि 36 हैं। ठीक, और यही हमको देखना है कि हमारे अनुकूल जो कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पे आने वाली
अंकों का आने वाले अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता। अब जो 2 अंक आ रहे हैं उनके 2 अंक जो यहाँ पे आ रहे हैं उनका योग 8 आ रहा है कि नहीं, यह हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं आ रहा, 1 धन 1 2 होता है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो पहले में तो मिला ही नहीं। और दूसरे में देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और 6 में। तीसरे में लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, चौथे में देखेंगे यहाँ पे मिलेगा, पांचवें में देखेंगे यहाँ पे मिलेगा, और छठवें में देखेंगे यहाँ पे मिलेगा। और कहीं पे योग आप देखेंगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल कितने जगहें घटनाएं हैं जहां पे योग हमको 8 मिल रहा है? तो 5 घटनाएं हैं। 5 हमारे अनुकूल घटनाएं हैं और कुल घटनाएं तो 36 हैं ही। तो इस तरीके से 5/36 जो हो जाएगा वह इसकी प्रायिकता हो जाएगी अंकों का योग 8 आने की। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 5/36 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छ छाया चुन लिया जाता है, मतलब ऐसे ही रैंडमली, तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। अब यह देखिए, आपको तो पता होगा कि साल में 365 दिन होते हैं। एक जो नॉर्मल वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह, ये आपने पढ़ा होगा, इतनी जानकारी तो आपको होगी। लेकिन लीप वर्ष में आपने पढ़ा होगा कि एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष की अगर बात करें तो एक दिन बढ़ जाता है और हो जाते हैं कितने? 366। अब इन 366 दिन में आप सोचिए कि कितने रविवार पड़ सकते हैं, यह हम कैसे निकालेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। अब देखिए 52 रविवार तो होते ही होते हैं क्योंकि 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं। अब 52 गुणे 7 आप करोगे तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 पच्चे 35 और 1 36, तो 364 दिन। 52 सप्ताह 364 दिन पूरे के पूरे आपको मिल रहे हैं, यानी कि एक दिन शेष बच जाता है। देखिए हर एक दिन 52 दिन सोमवार पड़ेंगे साल में, 52 दिन रविवार पड़ेंगे, 52 दिन आपका मंगलवार, हर एक हफ्ते के हर एक दिन आपको 52 बार आएंगे। यह आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि 52 गुणे 7 जो हो जा रहा है वह 364 हो जा रहा है। अब इसके बाद सामान्य दिनों में, सामान्य वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, और लीप वर्ष में अगर आप बात करेंगे, इसमें 364 घटा दीजिए तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं 2 दिनों में किसी एक दिन रविवार होने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, इन 2 दिनों में होने को सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन हमारे पास अनुकूल घटनाएं कितनी है? अनुकूल जो हमारे अनुकूल हैं 2 दिन हमारे पास हैं जिनमें से रविवार हो सकता है। तो कुल घटनाएं जो अनुकूल हैं बस 2 हैं, और कुल कितनी घटनाएं, कुल कितने अलग अलग दिन हो सकते हैं? 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अनुकूल घटनाएं 2 हो जाएंगी और कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं वह 7 हो जाएंगी। तो 2/7 जो होगा वह प्रायिकता हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? जैसे 52 बार हर एक दिन हो लिया। ठीक है, हर एक दिन हो गया। अब इसके बाद जो अगला दिन होगा वह जो भी होगा वह 53वीं बार आ रहा होगा। 52 बार हर एक दिन हो गया। अब अगला दिन जो भी होगा वर्ष का वह 53वीं बार होगा। 53वीं बार की प्रायिकता यहाँ पे पूछ रहा है रविवार की। अब रविवार अगर एक दिन बचा होता, अगर सामान्य वर्ष में पूछा होता तो रविवार होने की जो प्रायिकता होती वह 1/7 होती, क्योंकि एक दिन बचा है और उस पे कोई भी दिन हो सकता है, और कुल कितने दिन होते हैं? 7। तो कुल घटनाएं जो घटित होती वहां पे 7, और ये जो रविवार होने की जो संख्या है वह 1। तो इस तरीके से अब जो दिन लीप वर्ष में जो दिन बच रहे हैं वह 2 बच रहे हैं। तो हमारे पास 2 दिन जब मिल गए तो अनुकूल घटनाएं 2 हो सकती हैं और बटे कुल घटनाएं 7। तो 2/7 यह प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
और नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। अब पहले ही इसने बताया कि जो 100 जहाज जा रहे हैं उसमें से 50 डूब जा रहे हैं, तो किसी भी जहाज के डूबने की प्रायिकता निकालना है तो डूबने वाले जहाजों की संख्या और बटे कुल जहाजों की संख्या ये हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो डूबने वाले जहाजों की संख्या है 50 और कुल संख्या कितनी है 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 बटे 100। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को सही कर दी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब इस तरीके से उम्मीद है यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस में 5 प्रश्न यहाँ पे थे, आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे जितने भी तरीके के प्रश्न हो सकते थे वह मैंने आपको करा दिए। अब बस यही है, आपके ऊपर है कि आप प्रश्न को कैसे पढ़ करके समझते हो, कैसे अटेम्प्ट करते हो। जितना अच्छा आप प्रश्न को पढ़ोगे, जितना अच्छा आप समझोगे कि वह क्या पूछना चाह रहा है और जितनी कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं यह आपको सोचना होता है, और कितनी आपके अनुकूल घटनाएं घटित हो रही हैं यह आपको सोचना होता है। ठीक है, यही प्रायिकता है और इतना आप सोच लोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सोचने का तरीका, किसी प्रश्न को पढ़ने का, वह आपसे क्या पूछ रहा है और सोचने का तरीका आप समझ पाए होंगे। प्रायिकता पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और कहीं कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में देखिए अधिक से अधिक शेयर करिए क्लास को। कम से कम खास 5 मित्र जो हैं आपके उनमें शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है देखिए बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे छूटे ना, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब इसी तरीके से ये सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट की, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज और क्लासेस बिना प्रचार के, ये सारी सुविधाएं अगर आप चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो ये सभी जो सुविधाएं हैं ये आपको मिलेंगी हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। यह जो हमारा ऐप है यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप अपने सभी 4th सेमेस्टर में जितना आपको पढ़ना है, जो भी जानकारी चाहिए, मतलब A to Z वहां पे चीजें आपको उपलब्ध हैं। उससे अलग आपको कहीं कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा और आप 95% तक स्कोर कर रहे होगे। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, 4th सेमेस्टर कोर्स को परचेज करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वह चैप्टर है माध्यिका और बहुलक का। बहुत ही आसान चैप्टर है। आप बस क्लासेस को देखते जाइए और जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करते जाइए। बिल्कुल कुछ आपको लास्ट में सोचना ही नहीं है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। बल्कि बहुत से लोग हैं जो 25 में 25 स्कोर करके आते हैं, तो आप भी आओगे निश्चित रूप से ही। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर में कहीं कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम लोग कमेंट को मैं देख लूं बाद में और बाद में आपसे डिस्कस कर लूं चीजें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब क्लासेस को देख लेते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, अच्छे से कराने में भी अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस को सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।